जानकी सुबह सुबह अपनी बहू नीलम से अचार बनाने को लेकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तुझे भी अचार बनाना नहीं आता क्या? अरे मुझे भी अचार बनाना नहीं आता और अचार की शौकीन हम दोनों ही हैं। और विमला तो बताने से रही। माँ जी, मेरी नानी को अचार बनाना आता था, लेकिन अब वो तो है नहीं। तो भला मैं किससे अचार बनाने की विधि पूछूं? और आपको भी तो पूछना चाहिए था ना, अपनी सास से, अपनी दादी से। पहले मुझे अचार का इतना शौक नहीं था, लेकिन जब शौक हुआ फिर भी बनाना नहीं आता। मुझे इस बात का बहुत दुख है। दोनों सास बहू बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जानकी की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, थोड़ा सा नमक दे दे। वो क्या है ना, अचार बना रही हूँ, इसमें नमक कम हो गया। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, मैं तुझे नमक तो दे दूंगी, लेकिन नमक के बदले तुझे मुझे अचार देना होगा। वैसे किस चीज का अचार बना रही है तू? नींबू के चटपटे अचार बना रही हूँ। मेरी बहू को बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी। अच्छा ठीक है, बहू जा विमला को थोड़ा सा नमक दे दे। विमला तो वहाँ से नमक लेकर चली जाती है और विमला के जाने के बाद ही जानकी की बहू नीलम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, सुना आपने विमला का कि अचार बना रही है? अब अचार बना रही है तो छत पर सूखने के लिए भी जरूर रखा जाएगा। बस फिर क्या, अचार चोरी कर लेंगे। देख बहू, ये काम तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अचार बहुत पसंद है और तुझे भी। तो बस अचार की चोरी करना तो बनता है। भगवान खाने पीने के मामले में माफ तो कर ही देंगे ना। ठीक है माँ जी, मैं विमला काकी की छत पर ध्यान रखूंगी। जब भी विमला काकी अचार सुखाने के लिए डालेंगी, समझ लेना वो अचार हमारा हो गया। इस बात को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार विमला अचार से भरा हुआ डिब्बा धूप में डाल देती है ताकि अचार को अच्छे से धूप लग जाए। क्या बात है, आखिर जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। अब नीलम अपनी छत पर कपड़े डालने के बाद इधर उधर देखती है और जैसे ही वो अपनी छत से बगल वाली छत पर कूदने ही वाली होती है कि तभी अचानक से विमला आ जाती है। अरे जानकी की बहू, क्या कर रही है ये तू? मेरी छत की बाउंड्री पर लटक कर तू ठीक तो है ना? अरे विमला काकी, आप वो आपकी छत पर मेरे उनका अंडरवियर गिर गया है तो वही उठाने आ रही थी। मुझे तो किसी का अंडरवियर मेरी छत पर दिख नहीं रहा, सिवाय मेरे बेटे और पति के। अरे यहीं तो गिरा था, कहाँ चला गया? लगता है हवा के झोंके से उड़ गया होगा। चलिए मैं इधर उधर देख लेती हूँ। इतना कहकर नीलम जल्दी से छत से सीधा हॉल में आती है और अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, अभी तो मैं बस बच गई। मैं विमला काकी की छत से अचार चुराने जा रही थी, तभी विमला काकी आ गई और मुझे देखकर कहने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ। तो मैंने बहाना बना दिया। अरे बहू, इतना भी अचार के लिए लाचार क्यों हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मुझे तो अचार देखकर रहा नहीं जा रहा था, मुंह में पानी आ रहा था। और एक विमला काकी है कि अचार देने के लिए तैयार ही नहीं है। देख बहू, तुझे जो कुछ करना है तू कर, लेकिन पकड़ी मत जाना, वरना इतनी भारी गर्मी में तू लू बना दी जाएगी और बदनामी होगी वो अलग। जानकी और नीलम दोनों को ही अचार बहुत पसंद था। अब एक रोज जानकी अपनी बहू नीलम और पड़ोसन विमला के साथ बाजार जाती है, जहाँ नीलम अचार के ढेर सारे डब्बे देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अचार देखकर रहा नहीं जा रहा था, एक अचार का डब्बा खरीद लूं। मुझे नींबू का अचार बहुत पसंद है। बहू खरीद तो मैं दूं, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे भी विमला ने तो कहा है कि वो नींबू का अचार बना रही है तो वो हमें दे जाएगी। तो खामा खां अचार खरीद कर पैसे बर्बाद क्यों ही करना। सही कहा ना विमला? एक नंबर की लालची है जानकी। और जानकी की बहू जानबूझकर यहाँ खड़ी होकर अचार खरीदने की बातें कर रही है। मैं भी इन दोनों को गालियाँ देकर आती हूँ, देखती हूँ कितने दिन बेशर्मों की तरह मुझसे अचार मांगती रहेगी। अरे विमला, तू चुप क्यों है? नहीं देगी क्या नींबू का अचार? तू शायद भूल रही है, उस नींबू के अचार में हमारे घर का नमक मिला हुआ है। मैं तो सोच ही रही थी कि जैसे ही तैयार होगा मैं तेरे घर नींबू का अचार भिजवा दूंगी। तू चिंता ही क्यों करती है? हाँ विमला काकी, थोड़ा ज्यादा भिजवाइएगा नींबू का अचार। वो क्या है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या पता उसे खाते खाते मैं आपको दादी बनने की खुशखबरी दे दूं। अरे बहू, तू भी ना मुझे शर्मिंदा कर रही है। मैं अचार भिजवा दूंगी, तू चिंता ना कर, बस एक बार बन जाने दे। विमला को पता था कि दोनों सास बहू जानबूझकर अचार की दुकान पर खड़े होकर नौटंकी कर रहे हैं और विमला भी उन्हें हाँ हाँ बोलकर टरका रही थी। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन विमला जानकी के घर अचार लेकर नहीं जाती। एक रोज हॉल में बैठी हुई जानकी अपनी बहू से कहती है, देख रही है ना बहू तू विमला को,
वो हमारा ही नमक अचार में डालकर हमें ही अचार देने को तैयार नहीं है। बस बहू, बहुत हुआ। अब तो मैं तुझे खुद कह रही हूँ कि विमला के छत से अचार का डब्बा गायब करना है। माँ जी, मुझे भी विमला काकी की ये गद्दारी पसंद नहीं आ रही। कल सुबह जब चाय पीने आएगी ना, तो तू उसमें मच्छर मारने वाली दवा डाल दियो, ताकि वो पूरे दिन नशे में घूमती रहे। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, जल्दी ही विमला काकी का नींबू का अचार अपने घर में होगा और मैं यही चाहती हूँ। ठीक है बहू, मुझे भी उस पल का इंतजार है। अब नीलम भी विमला की छत पर नजर बनाए हुई थी। अब वो नोटिस करती है कि विमला छत पर अचार रखती ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि विमला काकी का अचार बनकर तैयार हो चुका है, तभी वो छत पर अचार सुखाने के लिए नहीं डाल रही है। नीलम को अब अचार की खुशबू आती है और नीलम की तलब इतनी बढ़ जाती है कि उसे रात भर नींद नहीं आती और इसी कारण नीलम अब विमला के घर से अचार चोरी करने का प्लान बनाती है। अब और नहीं, बस अब बहुत हुआ। विमला काकी, मैं आपके अचार को आज चुरा कर ही रहूंगी। अब नीलम विमला के घर पहुंचती है और रात के अंधेरे में विमला के हॉल में जो खिड़की होती है उससे घुस जाती है और किचन में अचार ढूंढने लग जाती है, लेकिन नीलम को कहीं भी अचार नहीं मिल रहा होता है। अरे कहाँ रखा है विमला काकी ने अचार को? भला कोई अचार भी छुपा कर रखता है क्या? कहाँ है अचार? अचार ढूंढते हुए नीलम विमला के कमरे में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि विमला के सिरहाने के पास अचार का डब्बा रखा हुआ है और विमला खर्राटे मारकर आराम से सो रही है। अरे क्या बात है, बहुत सारे अचार के डब्बे बना रखे हैं। विमला काकी ने तो आपकी मेहनत में ले जा रही हूँ, अब आपसे दूर दूसरा बना लीजिएगा आप अचार। नीलम अचार के डब्बे को बोरे में डालती है, निकल पड़ती है अपने घर की तरफ और घर आकर रात के समय ही अचार खाने लगती है और खूब सारा अचार खाने के बाद हॉल में ही अचार के डब्बे के पास सो जाती है। लेकिन जब सुबह नीलम की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास लोग खड़े हैं और जानकी रो रही होती है। माँ जी, हमारे घर में इतने लोग हैं और आप रो क्यों रही है? माँ जी चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए। मैं जिंदा हूँ, मैं मरी थोड़ी हूँ ये अचार खाकर। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तूने एक अचार के लिए मेरी सारे मोहल्ले में बदनामी करवा दी। क्या जरूरत थी विमला के घर अचार चुराने जाने की? अरे लेकिन माँ जी, ये तो मुझे खुद विमला काकी दे गई है। विमला काकी, आपने इन्हें ये कहा कि मैंने अचार चोरी किया है? अरे मैंने कब दी तुझे अचार? मैं तो सोई हुई थी, लेकिन जब सुबह उठी तो मुझे चोर का पता चल गया। देख रहे ना आप लोग, विमला काकी कितना झूठ बोल रही है। विमला काकी, आपने ही तो कहा था कि जानकी की बहू ये ले जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ज्यादा अचार खाए। तू सच कह रही है क्या बहू? अरे ये विमला है जो कि सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके मुझे बदनाम कर रही है। नीलम की ये भी चाल थी और वो विमला को बिना बात ही फंसा रही थी। कम्मो को अपने लड़के की शादी की चिंता सताया करती थी, क्योंकि वो पूरे 30 साल का हो गया था। लेकिन कम्मो की भी अपनी बेटे की शादी को लेकर कुछ शर्तें थी, जिसमें वो समझौता नहीं करना चाहती थी। जैसे कि वो चाहती थी कि उसकी बहू चांद जितनी सफेद और गोरी आए, क्योंकि वो खुद बहुत काली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसको या उसके बेटे को आने वाली बहू के काले रंग के लिए सुनना पड़े। अब वो सब जगह अपने लड़के के रिश्ते की बात छेड़ देती है, लेकिन हर लड़की को उसके रूप रंग के चलते वो रिजेक्ट कर दिया करती। एक दिन उनकी पड़ोसन वैजयंती उससे मिलने के लिए आती है। अरे कम्मो, हुई क्या तेरे बेटे की बात कहीं पक्की? ऐसे तो तेरे चलते वो कवारा रह जाएगा। अरे शुभ शुभ बोल वैजयंती, तू दोस्त है या डायन? तू नहीं चाहती क्या कि मेरा बेटा भी अपना घर बसाए? अरे मैं तो चाहती हूँ कि तेरा बेटा अपना घर बसाए, लेकिन तू हर बार मेरी बताई हुई लड़कियों को रिजेक्ट पे रिजेक्ट मार देती है। ऐसे में मैं तेरे लिए हुस्न परी कहाँ से लाऊं? और वैसे अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझे एक बात कहूँ। इतने सारे कड़वे बोल बोल ही दिए हैं, तो आगे कभी बोल ही दे। मेरा एक भाई है जो अमेरिका में रहता है और उसकी एक लौती बेटी है लीजा। अरे नहीं नहीं, हमसे ये पिज्जा लीजा सब हजम नहीं होता है। हमको तो अपने दाल भात ही अच्छी लगती है। अरे अरे वैजयंती, तुझे लड़की खिलाने के लिए नहीं दे रही हूँ जो बोल रही है कि हजम नहीं होगी। शादी के लिए दे रही हूँ, शादी। मेरे भाई की लड़की विदेशी है,
उससे अपने बेटे की शादी करवा दे। वो दूध सी गोरी है और फिर तेरी बात भी रह जाएगी। तुझे भी तो सुंदर बहू चाहिए ना। बस वो दूज वधू है पर सुंदर है। और वैसे भी उसकी शादी वहाँ हुई थी, यहाँ किसी को क्या ही पता चलेगा। वैजंती की बात को सुनकर कम्मो की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही एक बहुत ज्यादा गोरी लड़की अपने बेटे के लिए चाहती थी। जिसके बाद वैजंती अपने भाई से शादी की बात करती है और लीजा को भी भारत बहुत पसंद था। जिसके बाद सब रस्मों रिवाजों के साथ विदेशी लीजा की शादी कम्मो के देसी बेटे मिथुन से हो जाती है और लीजा शादी करके अपने ससुराल आती है। लीजा घूंघट में थी और चारों तरफ मेहमान थे। मेरे को इतना पसीना आ रहे हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है। अमेरिका में तो बहुत ठंड होती है, एकदम कूल। कम्मो उसकी बात सुनकर उसे जवाब देती है। अरे बहुरिया, बरसात गर्मी सर्दी सब सहना है, अब तुझे यहीं रहना है। अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। मैं नहीं चाहती कि तू बीमार पड़े। मिथुन भी कुछ देर में वहाँ आ जाएगा। सबकी बातें सुनकर लीजा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहाँ पर पूरा कमरा अच्छे से सजा हुआ था। लीजा वहाँ जाकर अपना घाघरा खोल लेती है, जिसके नीचे उसने छोटे से शॉर्ट्स डाले हुए थे और उसके बाद वो अपनी चुन्नी हटा देती है। उसने अब लहंगे का ब्लाउज और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मिथुन अपने कमरे में दाखिल होता है और देखता है। अरे देसी मैम, ये आपने क्या पहना हुआ है? मुझे तो लगा था कि आपको बहुत पसंद है। आप तो मुझे घूंघट में मिलोगी, लेकिन यहाँ घूंघट तो छोड़ो, लहंगा तक नहीं है। मेरे को बहुत गर्मी लग रहे हैं, इसलिए मैंने लहंगा उतार दिए। अब तुम जल्दी से एसी चालू कर दो। इस गर्मी में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तब तो देसी मैम आपको गर्मी से पागल ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एसी वेसी कुछ नहीं है, बल्कि इस कमरे में तो कूलर तक नहीं है। कूलर बस माँ के कमरे में है। लीजा ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको ठंडे वातावरण में रहने की आदत थी। ऐसे में वो गर्मी में कैसे एडजस्ट करेगी। उसके माथे से पसीना बहने लगता है और उसका चेहरा भी गर्मी से लाल पड़ जाता है। मिथुन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो एक हाथ पंखा निकालकर लीजा को पंखे से हवा करने लगता है। लीजा किसी तरह सो जाती है और अगली सुबह बहू, अब कुछ बढ़िया सा खाना बना, सबके लिए बना दे। सब लोग तेरी पहली रसोई का खाना चखना चाहते हैं, फिर वह ढेर सारा नेक देंगे। माँ जी, मेरे को खाना बनाने नहीं आते हैं और वैसे भी आपके किचन में बहुत गर्मी है, मैं खाना कैसे बनाएगी? बहुरिया, खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा, ये रस्म होती है। लीजा कम्मो की बात को सुनकर रसोई में जाती है और YouTube से देखकर चाय और पुलाव बना देती है, पर गर्मी की वजह से उसके चेहरे पर रैशेज होने लगते हैं और गर्मी से उसे चक्कर आने लगता है, जिसके बाद वो चक्कर खाकर रसोई में ही गिर जाती है। कई देर तक जब लीजा बाहर नहीं आती तो कम्मो रसोई में जाती है और उसे बेहोश देखती है और उसके ऊपर पानी छिड़क कर वो उसे जगाती है। उठ बहू, इस चौखटे के कैसे 12 बजा लिए हैं? कुछ घंटों के बाद तेरी मुंह दिखाई है, ऐसे में तू अपनी शक्ल इतनी बिगाड़ लेगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और वोमिट भी हो रही है। I can't handle this। ये बोलकर लीजा रसोई से बाहर आ जाती है और कम्मो खुद सबके लिए नाश्ता दोबारा से बनाती है, क्योंकि लीजा का बनाया सब कुछ जल चुका था और किसी तरह कम्मो अपनी इज्जत बचा लेती है। कुछ घंटे बाद कम्मो लीजा के कमरे में जाती है। बहू, अब तैयार हो जा, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और अच्छे से तैयार होना। आज आस पड़ोस वाली सभी औरतें जल भुनकर राख हो जानी चाहिए कि मेरे घर इतनी अच्छी बहू आई है। कम्मो ये कहती है कि तभी उसकी नजर अपनी बहू लीजा के चेहरे पर जाती है, जिसके चेहरे पर गर्मी के चलते रैशेज हो गए थे। अब कम्मो को ऐसे ही अपनी बहू को सबके सामने ले जाना पड़ता है और सब उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कम्मो का मुंह छोटा सा हो जाता है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? सोचा था कि सब औरतें मुझसे जलेंगी, पर अब तो सब औरतें मुझ पर हंसेंगी। खैर कम्मो, अब ओखली में सर दिया है तो मूसों से क्या डरना। कम्मो ये सोचकर खामोश हो जाती है, जिसके बाद सब औरतें उसकी बहू की खिल्ली उड़ाती हैं और वहाँ से उसका मजाक बनाकर चली जाती हैं। अगले दिन कम्मो अपनी बहू के पास आती है। तूने पूरे मोहल्ले में मेरे नाम का झंडा तो गाड़ ही दिया है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तू खेतों में जाकर काम करे। पर माँ जी, मेरे को खेतों में काम करने को नहीं आता है।
इसमें खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। ये सब मुझे नहीं पता। चुपचाप खेतों में जा और अपने पति का हाथ बटा। कम से कम 4 लोग मेरी तारीफ तो करेंगे कि अंग्रेजन बहू है, फिर भी कम्मों से कितने अच्छे से रखती है। हिंदुस्तानी बहुओं की तरह खेतों का काम भी करवाती है। चल अब जा। कम्मो की डांट फटकार सुनने के बाद लीजा अब खेतों की तरफ बढ़ती है और वहाँ उसका पति उससे कोई काम नहीं करवाता। चटाई डालकर वो लीजा को खेतों के बीच ही बैठा देता है। लेकिन धूप बहुत तेज थी और लीजा को गर्मी की आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद गर्मी के चलते लीजा को लू लग जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती है और उसके नाक से गर्मी के चलते खून बहने लगता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसका पति उसे लेकर घर आता है और अपनी माँ पर चिल्लाता है। माँ, जब आप सच में एक अंग्रेजन बहू को संभाल नहीं सकती थी तो आपने मेरी शादी उससे क्यों की? बेचारी को यहाँ के तापमान की आदत तक नहीं है और आप उसे खेतों में भेज रही हैं। अगर आप उसे जिंदा नहीं देखना चाहती तो ऐसे ही जहर देकर मार दो, लेकिन तड़पा कर मत मारो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं आखिर तेरी बहू को क्यों मारना चाहूंगी? लेकिन तूने देखा कि मुंह दिखाई के टाइम में उसने मेरा मजाक कितना बनवाया था, क्योंकि इसके चेहरे पर दाने थे। ये गांव में सबसे खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा अगर ये खेतों में जाकर काम करेगी तो 4 औरतें से देखकर मेरी तारीफ करेंगी। तो आपको अपनी तारीफ के चलते इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लीजा पर क्या बीत रही है, उसमें ताकत भी है या नहीं। माँ, कान खोलकर सुन लो, अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मैं लीजा के साथ ये देश छोड़कर उसके देश चला जाऊंगा। ये सुनकर कम्मो की आंखें भर आती है, क्योंकि मिथुन उसका एकलौता बेटा था और वो उसे बहुत चाहती थी। और उसे एहसास होता है कि अगर लीजा उसकी बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा करता तो उसे कितना दुख होता। अब वो लीजा की खूब सेवा करती है और उसका इलाज करवाती है। लीजा की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसके कमरे में एसी लगा था, क्योंकि कम्मो को पता था कि लीजा को गर्मी की आदत नहीं है। ओह वाओ, एसी, वो भी हमारे घर के अंदर। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जो भी व्यवहार किया है, अब तू आराम कर। मैं तुझे किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इन गर्मियों की वजह से मेरी विदेशी बहू बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। कम्मो ये बोलकर लीजा को अपने गले से लगा लेती है। वो समझ गई थी कि जब हम अपने घर में हीरा लाते हैं तो फिर हमें उसे तराशना ही पड़ता है। जिसके बाद कम्मो अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखती है और उसकी देख रेख करती है। कोकिला बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वह हर वक्त राम नाम जपती रहा करती थी। लेकिन वही कोकिला ने कुछ ही महीने पहले अपने बेटे विकास की शादी की थी और कोकिला अपनी बहू में जो गुण ढूंढ रही थी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। माँ, ये गलती से गिर गया, क्या करूँ अब? शीला मुझे बिना बात ही सुनाएगी। तो जा बेटा, मैं साफ कर दूंगी। आपको दिख नहीं रहा है सुबह से घर में कितना काम होता है, लेकिन आप है कि उन कामों को बढ़ाने पे लगे हुए हो। अभी आपने मेरा काम करने का सोचा है? अरे वो तो मैं चाय का कप किचन में रखने आ रहा था, तभी वो मेरे हाथों से छूट गई और देखो ना क्या हो गया। मैं तो तुम जैसे आलसी कामचोर इंसान से शादी करके ही पछता रही हूँ। अरे बहू शांत रहा कर। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, जब मैं ये साफ कर ही रही हूँ तो। माँ जी, इन्हें आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। अगर मेरी ऐसी औलाद हो जाए ना तो मैं उसे मार मार के सुधार दूँ। बहू शांत हो जा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रही है तू? कोकिला बहुत ही शांत रहती थी और वो अपने परिवार में भी शांति चाहती थी। लेकिन कोकिला की बहू शीला की आदत थी कि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसके बाद वो अपना आपा खो दिया करती थी। और कभी कभी तो वो किसी बात को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती थी कि उसकी इमोशनल कैरेक्टर को रोकना मुश्किल हो जाता था। अरे कोकिला, कहाँ है तू? मोहल्ले में मातम का माहौल छाया हुआ है। अरे कांता की सांस नहीं रही अब। क्या बात कर रही हो चंपा काकी? ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या राम राम जप रही हो? वहाँ आपकी जानने वाली सुजाता काकी का राम नाम सत्य हो गया। तू चल, मैं अभी आती हूँ राम नाम जप पूरा करके। अरे रुकिए चंपा काकी, मैं अभी चलती हूँ। सुजाता काकी की शोक सभा में मुझे भी उनसे बड़ा ही लगाव था। बहू सुन, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी।
कोकिला हाथों में माला लिए राम नाम जपते हुए उसे फेर रही होती है और इतने में उसकी बहू शीला उसकी बातों का अनसुना करके सुजाता जो उसकी पड़ोसन थी उसके शोक सभा में शामिल हो जाती है। अब वहां पहुंचकर शीला सबके साथ रोने लगती है। अरे सुजाता काकी, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती हैं। हम सबका आपके बिना क्या होगा? आपके बच्चे आपके बिना कैसे जी पाएंगे? और तो और वो पान वाला, उसका क्या, जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा था, आज तो उसने भी दुकान नहीं खोली। आपके मरने की खबर सुनकर हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अब इसे कैसे शांत करवाऊं? कितना ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामे पर उतर आई है ये। रो तो ऐसी रही है जैसे सच में इसकी सास मर गई हो। अरे कोकिला, ये क्या बोले जा रही है? पान वाले से चक्कर? इसे यहाँ से लेकर जा, वरना यहाँ से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। तो तुझे क्या जरूरत थी इसे ये सब बताने की? तू जानती है ना, जब इमोशनल होती है तो जो ना भी बोलना हो वो सब बक देती है। अरे मुझे क्या पता था, ये ऐसे मौके को भी नहीं छोड़ती। अब इसे शांत करवा और ले जा यहाँ से। अब कोकिला जैसे तैसे अपनी बहू को उस शोक सभा से घर लेकर आती है। अभी भी शीला सिसक सिसक कर रो रही थी। तेरा ड्रामा हो गया हो तो जाकर नहा ले, उसके बाद किसी काम में हाथ लगाना। माँ जी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। कितनी अच्छी भली थी सुजाता काकी, परसों ही मुझे देखकर कह रही थी शादी को काफी समय हो गया है, मैं अपने पोता पोती का मुंह कब देखूंगी। बेचारी काकी ने मुझसे कितनी ही आस लगाई थी, लेकिन मैंने उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे बस कर बहू, बिना मतलब रोए जा रही है उस सुजाता के लिए। अरे सबको एक दिन जाना है, तुझे भी और मुझे भी, हम सबको। चुप कर और शांति बनाए रख, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। माँ जी, हो गई मैं चुप, इतना रोना तो पड़ता ही है। आप तो मुझ पर बिना बात ही गुस्सा कर रही हो। शीला इमोशनल होने पर भी खुद को रोक नहीं पाती थी और जब उसे गुस्सा आता तो वो चुप ही नहीं होती थी। ऐसे में कोकिला जो शांत रहना पसंद करती थी, उसकी शांति भंग हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों का बॉल शीला के हॉल में चला जाता है। अरे कोई घर पर है क्या? अरे मेरी बॉल चली गई। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? ओए फूले गुब्बारे, यहाँ क्या लेने आया है? और तू अंदर कैसे घुस गया? पैरों में देख कितनी मिट्टी लगी है तेरे। अरे ओ आंटी, मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, वही लेने आया हूँ मैं, और आपकी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी तो मोटी मुझे आंटी बोलेगा? कमसीन जवान लड़की को आंटी बोलेगा तू? कोकिला दादी, अरे देखो आपकी बहू मुझे मार रही है। ए कोकिला दादी, अरे बचा लो मुझे, अरे बच्चे की जान ले लेगी ये। अरे मार देगी मुझे। अरे मेरी दादी चंपा का क्या होगा? अरे वो बेचारी किसको पोता पोता करके अरे बिस्किट खिलाएगी, अरे चॉकलेट खिलाएगी। बहू क्यों परेशान कर रही है तू बच्चों को? और अगर गलती से उसका बॉल अंदर आ गया है तो इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? बच्चा है, उन्हें बॉल दे दे, चले जाएंगे यहाँ से। माँ जी, इस मोटे के मगरमच्छ वाले आंसू पर मत जाइए आप। इसका ये रोना धोना ना सब नाटक है। एक नंबर का नौटंकी है ये मोटा। कोकिला अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और वो गोलू को उसका बॉल निकाल कर दे देती है। गोलू भी बॉल पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब गोलू जाने लगता है तो शीला गोलू को चिढ़ाते हुए बोलती है, मोटे अब दोबारा आया ना तो यही बॉल तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, समझा? बहू शांत रहे, वो बच्चा है। अब तू क्या बच्चों से भी ऐसी लड़ेगी? इस उम्र में तुझ पर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। माँ जी, उस मोटे ने मुझे पता है क्या कहा? उसने मुझे आंटी कहा। अरे वो चंपा का पोता है, जैसे उससे तू बात करेगी वो भी तुझसे वैसे ही बात करेगा। कोकिला अपनी बहू को समझाती रहती है, लेकिन शीला अपना मुंह तक बंद नहीं करती जब तक गोलू रोने नहीं लगता। अब चंपा भी कोकिला को उसकी बहू की हरकतों पर सुनाकर जाती है। कोकिला इन सब से परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब वो भी क्या करती, अपनी बहू को समझा देती, और वो समझती ही नहीं थी। एक रोज चंपा, शीला और कोकिला साथ में बाजार जाते हैं। बहुत जल्दी चल, सब्जी लेने में ही इतना समय लग गया है कि अब शाम हो चुकी है, घर पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा।
माँ जी देखिए, किसी की शादी होने जा रही है। अरे माँ जी, इन्होंने तो नागिन धुन बजा दिया। अब मैं अपने आप को कैसे रोकूं? अरे बहू, लेकिन सुन तो, कहाँ जा रही है? हमें घर जाना है। तेरी बहू बिल्कुल शांत नहीं है। भगवान ने भी कहाँ ऐसी बहू घर भेज दी। राम रे राम, देख तो कोकिला कैसी नागिन की तरह नाच रही है। अब मैं क्या करूं इस औरत का? जितनी बार भी मैं इसे शांत होने को कहती हूँ, ये उतनी ही ज्यादा अशांति फैला देती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं आने जाने ही नहीं दिया कर, वरना किसी दिन ये तुझे बुरा फंसाएगी। आज मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। बस बहुत हो गया। चल चंपा, हम घर चलते हैं। इसका जब नाच खत्म होगा तब वो खुद आ जाएगी। कोकिला गुस्से में अपनी बहू को अनजानी बारात में नाचता हुआ छोड़ाती है और घर आकर भगवान के पास राम नाम जाप करने बैठ जाती है। इधर बारात आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी सास और पड़ोसन चंपा काकी वहाँ है ही नहीं। लगता है माँ जी घर चलेगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। मुझे कैसे भी करके जल्दी से घर पहुँचना होगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, माँ जी की एक बात नहीं मानती हूँ। देखो तो रात हो चुकी है और ये दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। भाग शीला भाग, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। अब जैसे तैसे शीला घर पहुंचती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है और अपनी सास से माफी भी मांगती है। इस इंसिडेंट के बाद शीला कितनी घबराई होती है कि वो दोबारा कभी अपनी सास की बात ना मानने की गलती नहीं करती। शारदा अपनी बेटी विजय, बहू रानी और 12 साल के पोते पिंकू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा। अरे इतना गला फाड़ कर बोलेगी तो गला नहीं सूखेगा तो क्या सूखेगा? हद होती है। जब से उठी हूँ तब से घर का पूरा काम किए जा रही हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है बहू, थक जाती है, लेकिन इस बेचारी बूढ़ी पर तरस खाकर एक गिलास पानी दे दे। नहीं, मैं नहीं दे सकती। अगर इतनी ही प्यास लग रही है तो खुद से उठकर पी लो। जब देखो ये कर दे बहू, वो कर दे बहू, मानो तो इनकी नौकरानी हूँ जैसे। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद चलकर पानी पी लेती। मैं अंधी हूँ और बूढ़ी भी हूँ, तू समझ सकती है ना बहू। बहू, इतनी लाचार हूँ मैं। अरे लाचार वगैरह कुछ नहीं हो आप, बस काम चोरी कर रही हो। अब तो मन उठ गया है इस घर से, पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे। क्या लाचारी आ गई है मुझ पे। पहले मेरा बेटा एक आवाज लगाने पर मेरे हर काम कर दिया करता था, और अब ऐसा कि मुंह फेर कर चला जाता है जैसे कि मुझे जानता ही न हो। उफ, ये बदलते रिश्ते। शारदा अंधी थी और उम्र के साथ उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। शारदा अकेली खुद से बातें कर रही थी, तभी वहाँ पिंकू आता है और दादी को पानी का गिलास देते हुए बोलता है, दादी ये लीजिए पानी, आपको बहुत प्यास लग रही है ना, ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। आप ना चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा दादी। अरे मेरा बच्चा, बस तू ही तो है जिसको मेरी फिक्र लगी रहती है, वरना यहाँ तो हर कोई बदल जाता है, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। दादी, ये खून कैसे बदलता है और हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा खून बदल गया है? अरे मेरा बच्चा, तू अभी छोटा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है कि खून के रिश्ते कैसे बदलते हैं, लेकिन तू ऐसे कभी मत बदलना। अगर तू बदल गया तो तुझ में और तेरे पिताजी में क्या ही फर्क रह जाएगा। अरे दादी, मैं पापा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो पिंकू हूँ ना। दादी रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे पास बैठा रहे, मेरे लिए यही बहुत है। दादी, आप किससे बात कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। पिंकू इतना बोलकर किचन में चला जाता है। जब वो खाना लेकर अपनी दादी के पास आ रहा था, तभी रानी पिंकू को बुलाती है और उसे बोलती है, बेटा पिंकू, ये खाना तू खाएगा मेरे बच्चे, भूख लग रही है ना मेरे बच्चे को? नहीं माँ, ये खाना दादी के लिए है, उनको बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। माँ जी, माँ जी, आपको जरा भी अक्ल नहीं है क्या? छोटे से बच्चे से खाना मांगती हो। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को भी चोट लग जाती ना तो क्या होता मेरे बच्चे का? मेरे बच्चे से काम करवाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लेकिन बहू, मैंने तो पिंकू को कुछ बोला ही नहीं है।
कि मुझे भूख लगी है, वो खुद मेरे लिए खाना लेने चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरे पास से उठकर बाहर खाना लेने चला गया। माँ, दादी की कोई गलती नहीं है। दादी के लिए मैं खाना लेने आया था। दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा करने को। अरे अभी से झूठ बोलने लग गया। माँ जी आपके साथ रहेगा ना तो पता नहीं क्या क्या सीखेगा। आने दे तेरे पापा को, तब बताती हूँ। नहीं बहू, विजय से कुछ मत कहना, वरना इस छोटे से बच्चे को बहुत डांट पड़ेगी। मुझ बुढ़िया की बात मान ले बहू। अरे आप ही तो हो इस घर की सुख चैन छीनने वाली। अगर आपको अपने पोते से इतना ही प्यार है तो आज के बाद मेरी बेटी को कभी अपने पास मत बुलाना। ठीक है बहू, आज के बाद मैं अपने पोते से नहीं मिलूंगी। बस मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। शारदा की इतना गिड़गिड़ाने पर रानी पिंकू की शिकायत अपने पति विजय से नहीं करती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन रानी अपनी सास की शिकायत लगाती है। तभी विजय अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जरा भी होश है या नहीं है? आपको समझ नहीं आता? चलो माना आपको दिखाई नहीं देता, आपके हाथ पाँव तो सही सलामत है ना? बेटा तू बोलना क्या चाहता है कि मैं घर का काम करूं? लेकिन मुझे लगता है शायद तुझे दिखाई नहीं देता। माँ आप क्या बोले जा रही हो? थोड़ा सोचा करो। आप मेरी माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, वो भी मेरी पत्नी के सामने, और मैं चुपचाप सुनता रहूं। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी और बूढ़ी हूँ, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, और इसे ही कहते हैं बदलते रिश्ते। माँ आप कुछ भी बोल रही हो, और यहाँ पर कौन सा रिश्ता बदल गया? मैं हूँ, रानी है, मेरा बेटा भी है, और आप खुद भी यहाँ पर हो, तो कैसा रिश्ता बदल गया? बताओ मुझे। पहले मैं थी और अब तेरे लिए तेरी बीवी है। मैं मर जाऊंगी ना, तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? रानी की तबीयत खराब है, आज बुखार है उसे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेटे, बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से। मैंने दवाई नहीं ली, ना ही तेरे पास मेरे लिए वक्त है, और ना ही बहू ने मुझे दवाई ला कर दी है। बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से, मेरे सीने में दर्द है। क्या? मैंने तो रानी को पैसे दिए थे ना दवा लाने को। रुको, मैं अभी रानी से पूछता हूँ। रानी, रानी। विजय रानी के पास जाकर शारदा की दवाइयों की बातें कर रहा था कि तभी रानी बेहोश होने का नाटक करती है और बाहर शारदा को भी दिल का दौरा पड़ता है। विजय रानी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। तभी शारदा के पास बैठा पिंकू बोलता है, पापा पापा, दादी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना, क्या हो गया दादी को? कुछ बोल भी नहीं रही है। कुछ नहीं हुआ दादी को, वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई है। मैं तुम्हारी मम्मी को देखूं कि दादी को देखूं? पापा पापा, दादी को देखो ना, दादी को क्या हुआ है? और माँ हमेशा दादी को डांटती रहती है, खाना तक नहीं देती। अभी बेकार का वक्त नहीं है मेरे पास, समय बर्बाद मत कर। तेरी मम्मी बेहोश है ना, उन्हें अस्पताल लेके जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। विजय अपनी बेहोश बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और दर्द से तड़पती माँ को उसी हालत में छोड़ देता है। तभी पिंकू अपने पड़ोसियों को बुलाता है। सभी लोग मिलकर शारदा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब विजय घर लौटकर आता है तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, वाह बेटा वाह, क्या लायक बेटा है तू अपनी माँ का। अरे मैं तो भूल ही गई कि सगी माँ कहाँ है तेरी, तभी तो सौतेले जैसा बर्ताव कर रहा है ना तू। क्या कह रही हो चाची? होश में हो आप? भला मैं अपनी माँ के साथ सौतेला बर्ताव क्यों करूँगा? तू है सी लायक। जिस माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर इतना बड़ा किया, तू आज उसी के साथ ऐसा कर रहा है। क्या? मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे उस देवी की कहानी यही नहीं रुकती। जिस दिन उसे पता चला ना कि तू सही तरीके से देख नहीं सकता, तू अंधा है, तभी उसने अपनी आंखें तेरे नाम कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैं पहले अंधा हुआ करता था। रुक, मैं तुझे कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। उन तस्वीरों में तू अंधा और तेरी शारदा माँ बिल्कुल ठीक थी। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी। माँ है तुम्हारी, और अपनी माँ को कौन परेशान कर सकता है। लेकिन तूने दिखा ही दिया कि तू सौतेला था और रहेगा। विमला की बात सुनकर विजय अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ को अधमरी हालत में देखकर बहुत रोता है। शारदा के सामने जाकर माफी मांगता है।
तभी शारदा की आंखें खुलती है और वो बोलती है। मेरा राजा बेटा है ना तू, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पास मेरा परिवार है मुझे कुछ नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण आपके साथ ये सब हो गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ, मुझे माफ कर दो माँ। बहू कहाँ है और मेरा पिंकू कहाँ है? चल अब मुझे घर ले चल, मुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू के जो तीखे ताने सुनने की आदत हो गई थी मेरी। शारदा की बात सुनकर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। रानी को भी अब खुद के किए पर शर्म आती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद विजय अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उमा अपने बेटे नितिन की शादी को लेकर बहुत ही परेशान थी। वो हर किसी से नितिन की शादी के लिए कहती और उमा के रिश्तेदार भी नितिन के लिए कई लड़कियों की फोटो दिखा चुके थे, लेकिन नितिन ही अभी शादी नहीं करना चाहता था। ऐसे में एक रोज उमा अपने बेटे नितिन को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए उससे कहती है, बेटा ये देख कितनी सुंदर लड़की है, क्या इस लड़की वालों को हाँ कर दूं? माँ, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी अभी कोई उम्र नहीं हुई है शादी करने की। आपको इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? ये तेरी शादी करने की उम्र नहीं तो बता मुझे कब करने की उम्र होगी तेरी? जब तू बोलेगा तभी मैं तुझसे कहूंगी कि चल बेटा अब शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। और तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जिस वक्त तूने मुझसे शादी करने की बात कही ना, उस समय तो देखना लड़कियां तुझे देखकर यही बोलेगी, मैं इस बुढ़े से शादी नहीं करने वाली। ना रे बाबा ना। माँ, नहीं हो रहा मैं इतनी जल्दी बूढ़ा, अब बस खुश। देख मैं परेशान हो गई हूँ लड़कियों को मना कर करके कि मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरा नितिन तो किसी लड़की की फोटो देखता तक नहीं है। अब अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो लोग क्या ही सोचेंगे। खैर जो भी है, लोग तो मुझे ताने देते हैं कि पहले अपने नालायक बेटे को शादी के लिए मनाओ, फिर लड़कियां ढूंढना। ठीक है माँ, मैं कर लूंगा जल्दी ही शादी, बस मुझे 1 साल दे दो। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट भी ना दूं तुझे। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ, आपका बस चले तो राह चलती हुई किसी भी लड़की को मेरे गले बांध दोगी आप। उमा और नितिन में आए दिन शादी की बातों को लेकर झगड़े हुआ करते थे। इस बात को कुछ ही दिन बीते होते हैं कि उमा इस बार अपने बेटे को देखकर कहती है, बस बहुत हो गया नितिन, एक तेरा सहारा है, अब तू भी अपने मन की करने लगा। ये तो सही है, मैंने सोचा था कि तू शादी कर ले तो मैं चैन से मर सकूंगी, लेकिन अब मैं अपने पोते पोती का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा ना मैं जल्दी शादी नहीं करूँगा। नहीं, तूने तो सोच लिया है कि अपनी माँ के मरने के बाद ही शादी करेगा ना। देख बेटा, कभी शादी तो करनी ही है, अब तू बाद में जो करेगा वो अब कर ले। ठीक माँ, आपको जो सही लगे, जिससे सही लगे उससे मेरी शादी करवा देना। ये सुनते ही उमा अपने बेटे से कहती है, तैयार रहियो, संडे को तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। माँ, अभी आपने मुझ पर इमोशनल अत्याचार किया, जिसकी वजह से मैंने हाँ की, लेकिन आप तो पहले से ही फिक्स करके बैठी हो कि इस दिन मुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं। जो कहा है तूने उस बात पर रही हो अब बस। अब नितिन अपने घर से सीधा अपने दोस्त अंकित के घर चला जाता है और अंकित भी नितिन को उदास देखकर उससे कहता है, भाई क्या हुआ, रोमियो क्यों बना हुआ है? यार मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन माँ ने मेरी बर्बादी का मन बना ही लिया है तो मैं उन्हें क्या ही कह सकता हूँ। मैं भी हाँ करके ही आ गया हूँ। ओ भाई बधाई हो, तेरी तो शादी होने वाली है। भाई तेरी करवाऊँ? बोल तो माँ को बोलता हूँ, लंगड़ी लूली बहरी हर तरह की लड़कियाँ हैं उनके पास। कटरीना मिले ना तो बता, अभी हाँ कर दूं। पहले विक्की की तरह शक्ल और पैसे रखने की हिम्मत तो रख, कटरीना खुद चली आएगी तेरे पास। नितिन को शादी नहीं करनी थी और उमा को अपने बेटे नितिन की शादी करवानी थी। ऐसे में नितिन और अंकित एक धांसू प्लान बनाते हैं, जिसमें अंकित को नितिन लड़की का पूरा गेटअप देकर उसे साड़ी, लड़कियों की तरह लंबे बाल पहनाकर छोटी शादी करके घर लाता है। तभी उमा देखती है नितिन किसी लड़की के साथ घर आया है जो शादी के जोड़े में है। ऐसे में उमा नितिन को देखकर कहती है, बेटा तूने शादी कर ली, अरे मुझे बता दिया होता, मैं तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती।
नहीं माँ, मैं तो इस गेटअप में इसलिए आया हूँ ताकि आप अपने बेटे को देख सको कि वो दूल्हा बनकर कैसा लगता है। कलश लाओ और अपनी अंकित का स्वागत करो। अंकित का? क्यों? वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। अरे अरे माँ, अंकिता का, आपकी बहू का नाम अंकिता है ना। आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने अपनी बहू का स्वागत जो कर लिया। अब कमरे में पहुंचकर अंकित, जो अब अंकिता है, वो अपनी साड़ी उतार देता है और नितिन से कहता है, साले तेरे 500 रुपए क्या लिए? तूने तो मुझे औरत ही बना दिया। इस गेटअप में मुझे सफोकेशन हो रही है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे। और साले, जैसे तूने साड़ी फेंकी है वैसे उठाकर पहन भी ले। माँ को पता लग गया ना कि तू जनानी नहीं जनाना है, तो मुझे और तुझे मार मार कर कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अबे साले, साड़ी पहना तो ठीक है, तेरी माँ कल को आके मुझे कहेगी कि उसे पोता पोती चाहिए तो क्या पैदा कर सकता है तो कर दियो। साले अब तेरा ज्यादा हो रहा है। ये बेरोजगारी भी ना जाने क्या क्या बनाएगी अब मुझे। अंकित और नितिन ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उमा अंकिता को आवाज लगाते हुए नितिन के कमरे में आने ही वाली होती है। तभी नितिन गेट पर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ वो कपड़े बदल रही है, अभी आप नहीं जा सकती। तो क्या हुआ? उसकी सास हूँ, हट आगे से। तब से तू भी तो था अंदर, तो तुझे शर्म नहीं आई? अब अपनी माँ को अंदर जाने से रोक रहा है। माँ वो भी नहीं है तो शर्मा रही है, समझो ना। जैसे ही बहू बाहर आए उसे बोल दियो कि मुंह दिखाई के लिए बाहर आ जाए। अब जैसे तैसे अंकित साड़ी बांधकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए आता है और वैसे ही उमा की पड़ोसन विमला अंकिता का मुंह देखते हुए उमा से कहती है, बहू तो तू चांद जैसी लाई है, वाकई बहुत सुंदर है तेरी बहू। पसंद भी तो आखिर मेरे बेटे की है विमला। इधर अंकित मन ही मन नितिन को कोसते हुए सोचता है, इसे मेरे मर्द वाले फेस में भी चांद दिख रहा है। वाह क्या नजर है, मानना पड़ेगा। वैसे तो मैं खुद को आईने में देखकर पहचान नहीं पाया था। अब देर रात उमा अपने बेटे के कमरे में दूध का ग्लास रखकर आती है और अपने बेटे से कहती है, बहू और तेरे लिए दूध रखकर आई हूँ मैं। लेकिन जैसे ही नितिन अपने कमरे में जाता है वैसे ही वो देखता है कि अंकित दूसरे ग्लास का दूध गटक रहा है और ये देखकर नितिन अंकित को मारते हुए कहता है, साले तू मेरे हिस्से का भी दूध पी गया। याद रख तू मेरी बीवी नहीं है, समझा? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आंटी को सच बता दूंगा। यार ये नाटक हम कब तक करेंगे? मुझे क्या पता, तुझे ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। भाई मुझे जिस दिन गुस्सा आया ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगली सुबह उमा अपनी बहू अंकिता से कहती है, मैं तो तुझे देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मैंने तेरे घर वालों के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ये सुनकर नितिन अपनी माँ की बातों को पलटते हुए उससे कहता है, माँ इसके माँ बाप के बारे में आप कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अभी ये रोने लगेगी क्योंकि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, चल बसे हैं। साला कितना हरामी है, मेरे माँ बाप को भी मार दिया। ये सुनकर उमा भी अंकिता से कोई सवाल नहीं करती। लेकिन कुछ समय बाद अंकित नहाने जाता है और कुछ समय बाद वो नहाकर जैसे ही बाहर आता है तो उमा उसे देख लेती है और अंकित ने उस समय विग नहीं लगाई होती और बिना विग के ही उमा अंकित को पहचान जाती है। और अब कुछ बोलने से पहले उमा अपने हाथ में झाड़ू उठाती है और अंकित को मारते हुए कहती है, मुझे एक पल को लगा ही था, जो दोस्त नितिन से मिलने रोज आता है वो आजकल गया कहाँ? तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? अरे आंटी मत मारो यार, मैं तो ये सब 500 रुपए के लिए किया था। तभी नितिन भी आ जाता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि उसकी पत्नी यानी उसकी दोस्त की पोल खुल गई है। ऐसे में नितिन अंकित को बचाते हुए अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर फेंकते हुए कहता है, माँ ये सब मैंने आपके लिए किया और आप ही मुझे गलत समझ रही हो। 500 रुपए के लिए तुमने अपने ही दोस्त को औरत बनाकर उसके साथ रात भी बिताई और मुझे कह रहा है कि ये सब आपके लिए किया? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तूने ये नहीं सोचा कि तेरी माँ को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? आंटी जी सब इसका किया धरा है। हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा अपने घर में बहू नहीं बहुरा लाया है। मुझे क्या पता चांद सा चेहरा और उसके पीछे का राज इतना गहरा होगा। माँ अब आप चुप करो, क्यों शुरू हो जाती हो बात बात पर? तू ही सबकी जड़ है, तू अपना मुंह बंद रख आज। उमा तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती। कुछ दिनों में वो मंदिर में जाकर एक सांवली लड़की से नितिन की शादी करवा देती है, जिससे नितिन की शादी की बात चल रही थी ताकि लोगों को शक ना हो
लेकिन लोगों की नजरों से भला कौन ही बच सकता है। सबको पता चल जाता है कि नितिन अपने ही दोस्त के साथ झूठी शादी रचाकर उसके साथ रहता था, जिससे नितिन की तो बहुत बदनामी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।